हेलो सर, यदि आपके पास आवाज आ रही हो तो हम लोग शुरू करें। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है राहुल। सर, शुरू करते हैं फिर। नमस्कार। कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी जिसकी इंटेंसिटी कभी बेहद कम हो जाती है तो कभी बढ़ जाती है, और इन्हीं दोनों के बीच बैलेंस कर आगे बढ़ते रहने का नाम जिंदगी है। जब हम सामाजिक जीवन जी रहे होते हैं तो हमारे सामने कई कसौटियां होती हैं, जिनसे हम खुद को साबित कर पाते हैं। उनमें मिली हार हमें चुनौती, तो उनसे मिलने वाली जीत हमें उत्साह देती है। कुछ टांग खींचने वाले लोगों से प्रतिस्पर्धा, तो कुछ सहारा देने वाले हाथों का भरोसा बचाने की कोशिश हमें भावनात्मक रूप से लगातार जीवंत बनाए रखती है। लेकिन जब जीवन के बिलीव्स हिलते हैं, जब जैसे जिस व्यक्ति को हमने स्थायी मानकर उनकी उपस्थिति के आधार पर हमारे भविष्य की कल्पना की हो, उनके दुनिया से अथवा उस रिश्ते से चले जाने पर, या भविष्य के प्रति अत्यधिक अत्यधिक आशंकाओं की वजह से, या हमारे जीवन में से प्रतिस्पर्धा और भावनाओं को निकाल देने की वजह से मानसिक ऊर्जा में बदलाव होता है। और जब ये बदलाव हार्मोनल और फिजिकल हो जाता है, तो जीवन नीरस और दिशाहीन लगने लगता है। कोरोना ने हम सब के लिए, खास तौर से विद्यार्थी वर्ग के लिए, इनमें से काफ़ी समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, होम क्वारंटाइन की वजह से सामाजिक अलगाव, कक्षाओं, परीक्षाओं और की सिलेबस की अनिश्चितताओं की वजह से चिंता, और दूरियों की वजह से टूटते रिश्ते और दोस्तियाँ, ये सब मिलकर एक डिप्रेसिव माहौल क्रिएट कर रही है। जब व्यक्ति गाँव की पृष्ठभूमि से निकलकर बिना किसी सहारे के संघर्षों का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसके सामने शंकाएँ भी होती है, निराशाएँ भी होती है, और तपस्या के दौर में सामाजिक अलगाव भी होता है। आज अभिभावक बनकर जब पूरा क्षेत्र ले रहा है, उस चेहरे पर भी कभी भविष्य की चिंताएँ हुई रही होंगी, कभी उन्हें भी आशंकाओं ने घेरा होगा। सर ने उन समस्याओं का किस तरह से समाधान किया, और आज के युवा वर्ग के सामने जब वो समस्याएँ नए सिरे से आके खड़ी हो रही है, तो उन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जा सकता है? इसके बारे में हमारे से बातचीत करने के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल के सीनियर कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर रामगोपाल जी यादव हमारे साथ हैं। सर, मैं निवेदन करूँगा कि प्लीज़ आइए और बातें आगे बढ़ाइए। उससे पहले मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख के मैसेज कर दीजिए। सर बाद में सेशन के लास्ट में आपके सवाल लेंगे। सर प्लीज़। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर के और किस तरीके से सावचेत है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ये ब्रह्मांड एक पूरा ब्रह्मांड एक ही है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। नेगेटिव एनर्जी कभी ज्यादा आ जाती है तो अपन थोड़ा सा डिप्रेसिव माहौल अपने आप। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ सर, अब हेलो सर, अ, धर्मेंद्र प्लीज़ सर का माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो, हाँ सर, अब आपकी आवाज़ आ पा रही है। बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था शायद। अच्छा, अब क्लियरली आ रही है ना? जी सर, क्लियरली आ रही है। अच्छा, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत सावचेत और सजग हैं अपने, और सतर्क है अपने भविष्य को लेकर के, और समाज के प्रति आपके अंदर जागरूकता है। इसके लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। ये ब्रह्मांड एक ही है, इसके अंदर अगर नेगेटिव फोर्सेज या नेगेटिव एनर्जी ज्यादा पैदा होती है तो उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, और अगर पॉजिटिव एनर्जी रहती है तो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। ये एक बैलेंस बन करके चलने वाली चीजें हैं। आप लोगों ने एक सकारात्मक सोच के साथ में ये काम रखा है, इसके लिए पुनः मैं आपको धन्यवाद दूंगा। रही बात आज के जो अभी कोविड काल जो चल रहा है, इसकी मैं बात सीधा सीधा आ जाऊं इसके ऊपर। तो अपने जो हेल्थ दो तरीके की हो, वैसे तो चार तरीके की हेल्थ होती है: मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। बट अभी अपन बात करेंगे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ की।
उसका कारण है कि अभी अपन सब लोग बाग जो कोविड का चैलेंज आया है वो अपन फिजिकल हेल्थ को वो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। फिजिकल हेल्थ के साइड इफेक्ट कि अपन मेंटली थोड़ा सा डिप्रेस हो रहे हैं। इसके लिए डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये एक वायरस जनित रोग है जिसे सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। सार्स जैसे पहले इसके पहले स्वाइन फ्लू आया था, इसी तरीके से कोविड आया है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें अपन को बचाव ही उपाय है। बचाव अपन किस तरीके से कर सकते हैं, बचाव क्यों करना चाहिए और किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा। बचाव क्यों करना चाहिए इसके लिए मैं पहले बताऊंगा। बचाव इसलिए करना चाहिए कि किसी भी चीज की एक नेचुरल हिस्ट्री होती है। जैसे बच्चा जन्मता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है और मर जाता है, वैसे ही हर डिजीज की एक नेचुरल हिस्ट्री होती है। तो अपन अगर बचाव करेंगे तो ये नेचुरली वायरस अपने आप ही धीरे धीरे म्यूटेट होकर के अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। अब बचाव किस तरीके से किया जाए, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा बचाव करने के दो तीन तरीके जो सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो जिसे अभी सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड दे रहे हैं, मैं सोशल डिस्टेंसिंग न करके इसको हेल्थी डिस्टेंसिंग कहूंगा। दूसरे से मिलकर के ही रहना है, मेंटली भी हर तरीके सामूहिक रूप से रहना है। तो अपने को हेल्दी डिस्टेंसिंग रखनी है। हेल्दी डिस्टेंसिंग रखना क्यों जरूरी है और 2 मीटर की दूरी क्यों अपन करते हैं, आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं ना? यस आप लोग सर, मेरे को यस सर। 2 मीटर की दूरी क्यों रखना चाहिए? जैसे मैं इन्फेक्टेड हूं कोविड वायरस से, उसके अंदर अगर मैं सोशल डिस्टेंसिंग या जिसको मैं हेल्दी डिस्टेंसिंग बोलूंगा, हेल्दी डिस्टेंसिंग 2 मीटर की होगी तो वायरस का जो लोड है वो कम जा पाएगा दूसरे के शरीर के अंदर। वायरल लोड कम होगा तो वो अपनी डिजीज भी कम संक्रमित कर पाएगा, जिससे उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ पाए। अपना जो ये कंसेप्ट आया है उसका वैक्सीन का, वो भी इसी तरीके से है कि लो डोज के अंदर एंटीजेंस आपकी बॉडी के अंदर दिए जाते हैं, जिससे वो आपके शरीर के अंदर शारीरिक बीमारी नहीं पैदा करे, लेकिन उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज आपके डेवलप हो जाए, जिससे कि वो उस वायरस को मार देवे या उस डिजीज को, किसी भी डिजीज को जिसका वायरस वैक्सीन है उसको मार देवे। इसी तरीके से अगर कम लोड के अंदर आपके जाता है बॉडी के अंदर तो आपका वो उसकी वो उसकी क्षमता कम होगी, पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए सोशल आपका मास्क लगाना दूसरे व्यक्ति जिसके आप कांटेक्ट में आए, फिर वो वायरस धीरे धीरे अपने आप ही किसी मेटेलिक पे या किसी वुड की सतह के ऊपर है तो 4-6 दिन के अंदर वो अपने आप नष्ट हो जाता है। अगर आपने मास्क लगा रखा है और उसको वॉशेबल है तो उसको धोएंगे तो आपकी सोप से ही वो मर जाएगा। तो वायरस को धीरे धीरे अपने आप ही खत्म, जैसे नेचुरली अपने आप ही वो डेड हो जाएगा। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज आपका जो हैंड वॉश वगैरह है वो इसलिए जरूरी है कि अगर आप बार बार कॉन्टेक्ट में आती है आपकी कोई भी सरफेस, भले से वो आपके मेटेलिक डोर्स हो, भले से आपके कार का दरवाजा हो, भले से आप टू व्हीलर चला रहे हो, भले से आप बस में सफर कर रहे हो, या कोई दूसरी कोई बाजार से कोई प्लास्टिक का बैग वगैरह या कुछ लेकर के आ रहे हो तो उसके अंदर टच होता है तो उसके द्वारा आपके उसके अंदर रहने की संभावना ही रहती है वायरस। तो उस वायरस को मारने के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि आप साबुन से हाथ धो ले। जरूरी नहीं है कि अपन सैनिटाइजर ही काम में लेवे। सैनिटाइजर का रिपीटेड यूज लेने से आपके दूसरी स्किन की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है अगर बहुत ज्यादा रिपीटेडली काम में लेते हैं तो। दूसरा, आप अगर कार में वगैरह में काम में लेते हैं और कार के हैंडल वगैरह और जो चाबी वगैरह लगाते हैं तो कई बार एक्सीडेंट्स भी होने की संभावना होती है। हालांकि ऐसा सुना नहीं गया है, लेकिन ये इस तरीके से कहीं आग नहीं पकड़ ले, ये एक तरह का अल्कोहल ही है। तो इसका यूज करना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है कि सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। आप तो अपना साधारण सा सोप एंड टेप वाटर, इससे आप वो करें। तीसरा, आपके मैं जो व्यक्तिगत रूप से मैं जो मानता हूँ वो ये है कि आप गरारे जरूर से करें गर्म पानी के।
क्योंकि वायरस जाकर के आपके ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स के अंदर जाकर के डिपॉजिट रहते हैं, वहां से फिर वो ट्रेवल करते हुए आपके लंग्स के अंदर जाते हैं, जो कि सबसे बाद की बीमारी है और सबसे खतरनाक बीमारी है लंग्स के इन्वॉल्वमेंट। उसके लिए आपको वायरल लोड करने के लिए आप कहीं भी जाकर के आए, बाहर जाकर के आए, या कॉन्टेक्ट के अंदर या गैदरिंग के अंदर जाकर के आए, या अपने ऑफिस या क्लास लेकर के आए, तो उसके अंदर जाकर के गरारे करें, जिससे कि वायरस का लोड आपके शरीर में अगर हो गया है तो वो कम से कम रहे और वो वायरस मर जावे। इसलिए गरारे करना बहुत जरूरी है। अब मैं स्टूडेंट्स के ऊपर आता हूँ और मेरे साथियों के साथ में मैं बात करना चाहूंगा कि ज्यादा घबराने की और डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ये चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे और आगे और ज्यादा आएंगे। इसके लिए घबराए नहीं, एयरबोर्न डिजीज है, इनको रोक पाना भी बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो आप, दो ही तरीके होते हैं बीमारी से लड़ने का, या तो आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छी ताकत हो जिससे कि वो बीमारी आपके अंदर अगर उसका विषाणु या जीवाणु चला जाए तो आपके अंदर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए, या फिर आप कोई दवाइयां लेवे, सपोर्टिव मेजर्स अडॉप्ट करें। तो मैं ये चाहूंगा कि आप वो बीमारी से लड़ने की क्षमता ही अपने आप में ऐसी पैदा कर लेवे कि आपकी बीमारी आपके असर ही नहीं डाले। तो उसके लिए आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने, मेरे गुरु हैं डॉक्टर करण सिंह यादव साहब, उनसे हमेशा से एक चीज उन्होंने कही कि एक तो आप टाइम मैनेजमेंट, एक प्रायोरिटीज क्या होती है लाइफ के अंदर, ये दो चीजें हमेशा याद रखें। और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको समय निकालना पड़ेगा, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे अपन दुरुस्त करें। उसके लिए 24 घंटे में 1 घंटे से 1.5 घंटा आपको फिजिकल हेल्थ के लिए देना ही है। भले से वो योगा प्राणायाम के रूप में हो, भले से वो कार्डियक जो मेजर्स होते हैं, कार्डियक एक्सरसाइजेज होती है उसके लिए हो, भले जिम जाएं, भले स्विमिंग करें, भले साइकिलिंग करें, भले से रस्सी कूद करें, भले से खेल लें, कुछ भी करें, लेकिन 1 से 1.5 घंटा आपको टाइम मैनेजमेंट में से निकाल करके अपने शरीर के लिए रखना ही पड़ेगा। रही बात इस कोरोना काल के अंदर, अभी कह रहे हैं कि साहब क्लासेस का क्या होगा, उसका क्या होगा। आप लोगों का सिलेबस पहले से ही मालूम है आप लोगों को कि हमारा सिलेबस ये है, हमारी एग्जाम्स 365 दिन बाद में या 200-250 दिन बाद में, या वो डेट्स फिक्स है आपकी, मई जून में लगेंगी कि जुलाई अगस्त में लगेंगी, वो समय आपके पास में है, आपका सिलेबस आपके पास में है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, इन्वेस्ट टाइम एंड मनी। तो इन्वेस्ट कीजिए अपने टाइम को। उस बुक्स को आप एक बार में नहीं पढ़ में समझ में आती है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। आज की तारीख के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई आपके पास में, जैसे आज जूम के द्वारा आप और हम मिलने के लिए मुताफिक हो रहे हैं। इसी तरीके से आप अच्छे सीनियर से मिलिए, आपके टीचर से मिलिए। टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपके प्रोफेसर लेवल के टीचर्स आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर है, आपके वीसी लेवल के आपके पास के अंदर लोग बाग बैठे हुए हैं। तो उनसे आप जाकर के प्रोफेसर जेपी यादव साहब से गाइडलाइंस लीजिए, वो आपको कहीं भी किसी भी टीचर से या किसी से भी आपको गाइड करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन वो वेस्ट नहीं करें, टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए बातचीत करें। आप टाइम को और मनी को अगर वेस्ट कर दिया तो वो कभी लौट करके नहीं आएगी, उसके ऊपर आपको टाइम भी निकल गया और आपका मनी भी वेस्ट हो गया। इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न आपको जरूर से मिलेगा। और आप फिजिकली अगर हेल्दी हैं और आपने अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आपका टाइम और मनी को इन्वेस्ट किया है, तो आप मेंटली निश्चित रूप से सुदृढ़ रहेंगे। और मेंटली सुदृढ़ तभी रह पाएंगे जब आप टाइम मैनेजमेंट करके अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करेंगे कि मेरी प्रायोरिटी इस साल सेकेंड ईयर की एग्जाम देना है, या थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर की देना है, या मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है, उसके लिए कैसे करना है। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को यूज और विशेष रूप से जो ये आपके एक ये जिसमें अभी अब आप और हम बैठ करके हम ले सकते हैं, एक तो आप वो कहते भी है, और एक मैं उदाहरण दे करके बताना चाहूंगा। उदाहरण क्या, मैं ये करना चाहूंगा कि ये दो चीजें होती है। एक चीज तो ये होती है कि कोई चीज मिल जाती है, तो जैसे मेरे को कुर्सी मिल गई, या तो मैं डिसीजन ले, और एक क्या है कि कुर्सी मेरे सिर के ऊपर बैठ जावे। तो आपको तो इसी तरीके से ये गैजेट्स जो मिले हैं, तो आप इनके दास मत बनो, यानी ये आपके ऊपर हावी नहीं हो, आप इनको काम में ले और इनको यूज करो।
तो आपका जो आजकल स्ट्रेस वगैरह जो जा रहा है ये इससे दूर होगा अगर आप इसको ठीक तरीके से अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी चीजें आपकी यूट्यूब के ऊपर आती है, एक्सरसाइजेज आते हैं, योगा जाते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां, किस्से इस तरह के आते हैं, उनको आप काम में लीजिएगा तो आपको ये यूजफुल होंगी। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। और आप बिल्कुल डिप्रेस नहीं है, ये समय निकल जाएगा। हाँ, अब आप लोग को कोई क्वेश्चंस हो तो बताएं। हाँ धर्मेंद्र, आदर्श भैया का माइक अनम्यूट करना। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। हेलो। हाँ, तो अब कोई आपकी क्वेरीज हो तो पूछो। हेलो Yes, सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम आदर्श है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हार्मोनल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और हम पॉजिटिव रहने के लिए किस तरह की डाइट लें और किस तरह की एक लाइफ स्टाइल हम अपनाएं ताकि हम पॉजिटिव रह सकें। इसके लिए सिकेड्रियल हार्मोनल सीक्रेशंस होते हैं। यूजुअली ये 4 बजे के लगभग अर्ली मॉर्निंग जो आप उठते हैं तो उसके अंदर हार्मोन्स जो है वो एनर्जी देने वाले हार्मोन्स डोपामिन और सेरोटोनिन टाइप होते हैं। तो उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, एक तो अपनी सबसे पहली चीज। दूसरा, आप उसके बाद में कुछ भी जो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी जिस आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं वो आप करें। भले से कुछ भी आप रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग या खेलना या प्राणायाम, योगा, जो कुछ भी करें उसके लिए थोड़ा सा टाइम देवें। और खाने के लिए जहां तक है, वैसे दोनों चीजें ही हैं। बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा तीनों चीजें होती है और कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं। तो इनकी होती है फैट की मात्रा 20% होती है, बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है 40% के रूप में ले हुए। जैसे 1 कटोरी दाल ले ली, 2 चपाती ले ली, सलाद ले लिया, आपने अंकुरित खाना ले लिया, फ्रूट्स जो सीजनल है वो ले लिया। और साथ में आज की तारीख के अंदर जो ये बहुत सारी चीजें आ रही है आयुर्वेद के अंदर, विशेष रूप से च्यवनप्राश वगैरह, या जो दादी नानी के नुस्खे हैं जैसे इलायची है, लौंग है, सौंफ है, ये सारी चीजें जो नेचुरली अपने को मिलती हैं, जो घरों के अंदर होती हैं, इनको अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर भी अपन लेते हैं और बैलेंस रूप में लेते हैं तो आपको और हमको बीमार कम से कम होने की संभावनाएं रहती है। आलोक भैया को अनम्यूट करना आपको। हेलो अंकुश, आप पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी। अंकुश, आप हेलो कुछ पूछना चाह बहादुर इज आस्किंग समथिंग। बहादुर आप पूछ लीजिए। यस जी। आप पूछिए। नमस्कार अंकुश। सर। नमस्कार अंकुश। सर मैं बहादुर। आप बोलो बहादुर। सर हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरीके का प्रभाव होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है या कोई बड़ा है और वो मानसिक तनाव से ग्रस्त है, तो हम उसको एक बीमारी की तरह नहीं लेते हैं, बल्कि हम उसको या तो पागल उसको घोषित कर देते हैं, या फिर हम झाड़ फूंक के इन सब के चक्कर में फंस जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं तनावग्रस्त हूँ, तो मैं इन सब चीजों से किस तरीके से बचते हुए अपने आप को पॉजिटिव वे के अंदर लेकर के आ सकता हूँ? ये जो आपने अंकुश पूछा है सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके अंदर इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है तनाव जो होता है उसके लिए। अब 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप इंडिविजुअली अपने आप को इतना साउंड करें कि मैं मेरा एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरे एक बार बहुत जोर का वो आ गया, कपकपी दे करके बुखार आ गया, बहुत जोर का। तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया। फिर देखो यार, लोग बाग कहते हैं कि यार बुखार आता तब ऐसा होता है, तो बुखार तो आता है, तो उसको मैंने चैलेंज के रूप में लिया
और मैंने मेरी वाइफ को बता करके मैंने काढ़ा वाडा लिया, साथ ही साथ मैंने मेडिसिन भी ली और उससे लड़ करके बाहर आ गया। और एक इस तरीके से कि यार मेरे तो बुखार आ गया, मेरे तो पता नहीं ये कोविड ही नहीं हो गया है, और कोविड हो गया तो यार मैं देख करके सोचने लगूं कि मेरे तो यार पता नहीं लंग्स के अंदर जाकर के मैं तो मर नहीं जाऊं, कुछ ज्यादा बीमारी नहीं हो जाए, वेंटिलेटर पे नहीं चला जाऊं, तो उस तरीके से एक डिप्रेसिव फेज के अंदर चला जाए। तो आपको इस तरीके की कोई डिप्रेशन वाली स्थिति आती है तो अपने आप को इतना स्ट्रोंग करें, और वो स्ट्रोंग करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटी के अंदर जैसे मैंने अभी बार बार मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि कुछ न कुछ 1-1.5 घंटे आपको फिजिकल शारीरिक श्रम के लिए देना ही पड़ेगा। और दूसरा, आप अपने आप को मेंटली इतना प्रिपेयर करो और इतना बिजी रखो अपने काम के अंदर कि उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जावे। और तीसरी चीज, आपका जो आपका पॉजिटिव एनर्जी देने वाला बंदा है या सपोर्टिव बंदा है, उससे जाकर के आप प्रॉब्लम शेयर करो, रादर देन आप फ्रस्ट्रेटेड होकर के आपको पहले से मालूम है कि ये बंदा अपने लिए सपोर्टिव नहीं है, अपनी बात कहेंगे तो वो आपको ज्यादा डिप्रेसिव में लेकर के जाएगा। इसलिए आप सपोर्टिव बंदे को जाकर के, जो पॉजिटिव वाला बंदा है उसके पास, वो आपके घर में भी हो सकता है, आपके पड़ोस में भी हो सकता है, आप टेलीफोनिकली भी बात कर सकते हो, तो उनका आपको सहयोग लेना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धर्मेंद्र भैया आप पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हम नेटिव सोशल मीडिया जनरेशन है, तो हमें मतलब ऐसा अभी जो फिजिकल या यूं कहें सोशल रिलेशंस है उनका सोशल मीडिया पर ही मतलब प्रचलन चल रहा है। तो हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डालेंगे, लाइक्स आ जाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन जब वो हम कर देते हैं फिर भी हमें मतलब अच्छा फील नहीं होता। और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक मतलब एक तो हैप्पीनेस का फैक्टर है, या यूं कहें कि ये एक चिड़चिड़ेपन का फैक्टर है। तो सोशल मीडिया की जो ये मेंटल डिप्रेशन है, इसमें क्या भूमिका रही है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सवाल है मेरा। हेलो। यस सर। हाँ, आप बोलो धर्मेंद्र। सर, माय क्वेश्चन इज दैट कि हम नेटिव सोशल मीडिया जनरेशन हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा सोशलाइज हो सकते हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे जैसे कोई पोस्ट डालते हैं, उस पर लाइक्स आते हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें पहले हम जब पोस्ट नहीं डालते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि हम पोस्ट डालेंगे हमें हैप्पीनेस मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन जब हम वो कर देते हैं तब हमें उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो जो एक सोशलाइजेशन का ये एक चेंजमेंट है, चेंजिंग नेचर है कि हम मतलब फिजिकली सोशलाइज ना होकर के एक सोशल मीडिया पे या डिजिटल सोशलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसका मेंटल डिप्रेशन में कितना मतलब योगदान है और मेंटल डिप्रेशन में वो किस तरह से मतलब अपना योगदान देता है। बिल्कुल सही करिए धर्मेंद्र आप। एक ह्यूमन नेचर होती है, ह्यूमन नेचर क्या होती है कि वो फैंटेसी और ग्लैमर को दे करके जीना चाहती है, रियलिस्टिक लाइफ को न जी करके फैंटेसी में और ग्लैमर में जीना चाहता है। अब उसके लिए यही मैं करना चाह रहा था आपको, जो शुरू से कहता आ रहा हूँ, अभी भी कहूंगा आपको कि मेंटली और फिजिकली आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आप सोशल मीडिया के अंदर निश्चित रूप से भाग लीजिए, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है। मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको तभी मिलेगा, जैसे डॉक्टर है, मैं जब तक केयर नहीं करूंगा तब तक भले से मैं कितना ही इतना सोशल मीडिया से जुड़ जाऊं, भले से मैं कितना ही सोशल मीटिंग्स अटेंड कर लूं, मैं उतना हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती है। आपकी हैप्पीनेस तभी आएगी जब आपका जिस समय काम करने का है वो काम आप ऑनेस्टली 100% कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगर आप अपने काम के अंदर मास्टर हैं, अपने काम को प्रायोरिटीज दे रखी है, उसके बाद में अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव हर तरीके की न्यूज आती है, हर तरीके की पोस्ट आती है, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हुए भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको हैप्पीनेस वाली चीज आएगी उसके अंदर थोड़ी देर के लिए इन्वॉल्व हो जाओगे, सोरोनेस की आएगी उसके अंदर थोड़ी देर के लिए इन्वॉल्व हो जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली आपका फोकस, आपकी प्रायोरिटीज, आपका
आपका जो वर्क है, आपकी प्राइमरी ड्यूटीज है, उसी की तरफ रहेगा, तभी जाकर के आप हैप्पी रह पाओगे। ये केवल फैंटेसी और ग्लैमर से थोड़ी देर के लिए सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, परमानेंट सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए आप हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू डू इट, कि अपनी प्राइमरी काम क्या है, अपना प्रायोरिटीज क्या है, उसकी तरफ मैं पूरा फोकस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको ये नेगेटिव फोर्सेज और पॉजिटिव फोर्सेज किसी भी तरीके से आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा मेरे युवा साथियों को, कि आदमी को परिस्थिति निरपेक्ष होना चाहिए। परिस्थितियों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी, कभी परिस्थितियां आपके अनुकूल आएंगी, कभी आपके प्रतिकूल आएंगी, लेकिन उनका प्रभावित बिना हुए उस चैलेंज को आपको किस तरीके से बाहर निकल करके आना है। आज कोविड काल में है, ये कोविड तो फैलेगा ही फैलेगा, क्योंकि आप कम्युनिटी स्प्रेड को रोक ही नहीं सकते हो। रोक इसलिए नहीं सकते हो कि ये एयरबोर्न डिजीज है, हवा से जा रही है। हवा बहना बंद हो जाएगा तो आप और हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये इसको रोक नहीं सकते हो, इसको स्प्रेड को नहीं रोक सकते हो, लेकिन इसकी ग्रेविटी को रोक सकते हो। इससे कैसे आप बच सकते हो, इसके लिए आप, जैसे मैंने बताया, हेल्दी डिस्टेंसिंग है, आपका मास्क लगाना है, गरारे करना है, हैंड वॉश करना है, इस तरीके से बच सकते हो। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट आ रही है, इसके लिए भी अगर ग्लैमर और फैंटेसी की चीजें देख करके आप खुश होना चाहते हो तो वो टेम्परेरी है, उसको आपको प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आप ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी इन योर ओन वर्क, तो आपको ये प्रभावित नहीं करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नाम अंकुश है। जी अंकुश। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर कोरोना महामारी में हमारा अधिकांश समय मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप जैसी चीजों पे व्यतीत होता है, चाहे हम उसमें ऑनलाइन क्लासें लेते हैं या दूसरे सोशल मीडिया चलाते हैं। लेकिन इनके सोशल मीडिया और पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासों के साथ साथ बहुत सारी जो अनमेच्योरिटी की चीजें हैं जो युवावस्था में या किशोरावस्था से आगे के लिए हमें आकर्षण करती है, हमें कुछ समय के लिए क्षणिक भर का अनुभव महसूस कराती है कि हम ये अच्छा है, ये कुछ हम नई चीज देख रहे हैं, ये हम मेच्योर हो रहे हैं इसलिए हम देख पाते हैं, चाहे हम अपने परिवार वालों से छुप के देखें या किसी जो इनमें मेच्योर आदमी से बिना बताए देखें फोन में। तो उस चीजों से हम कैसे बचे, उस लत से युवावस्था जो जूझ रही है उनसे हम कैसे बच सकते हैं? इसके लिए अंकुश बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे के वो घूम रहा है आंगन में, अपने एक तरफ तो पड़ी हुई है चाकू, एक तरफ पड़ा हुआ है अपन ने अभी अभी भोग लगाया है उसके लिए अंगारे पड़े हुए हैं, एक तरफ अपन ने वहां पर फूल भी पड़े हुए हैं। उस बच्चे को ये पता नहीं है, वो अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है इस बात का कि मैं इस चाकू को उठाऊंगा तो ये चाकू लग करके मेरे को काट सकता है। ये अंगारे हैं, ये अंगारे मेरे को जला सकते हैं, ये फूल है, ये मेरे को खुशबू देंगे और मेरे को अच्छे लगेंगे। इसको कोई पता नहीं है, उसको तो जो सारी चीजें आकर्षित करेंगी। इसी तरीके से युवा अवस्था में बिल्कुल सही कहा आपने कि वो कैसे बचे, उनको तो आकर्षण करेंगे ही करेंगे आकर्षित। अब ये आपके ऊपर है, जो घर का जिम्मेवार व्यक्ति है, जो परिवार का जिम्मेवार व्यक्ति है, जो मेच्योर है, उसको वाच रखना जरूरी है और उनसे खुलकर के बातचीत करना जरूरी है। जो युवावस्था वाले बच्चे हैं उनको कि बेटा, जैसे अपन इसको, अगर तेरे को ये पता नहीं अभी तक, हमारे पास अनुभव है, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, तो अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि बेटा तुम चाकू से खेलोगे तो तुम्हारे हाथ कटने के चांसेस 90% है, तुम अंगारे से करोगे तो 100% डरने के चांसेस है, तुम फूल लेकर के फूल की खुशबू सूंघोगे तो उससे आपको अच्छा अनुभव होगा। ये है, तो ये अब तुम अंगारे और उधर की तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर नेगेटिविटी वाली चीजें आ रही है, जो शारीरिक मानसिक पतन होगा बेटा, ये अच्छी चीज नहीं है। और तुम अगर सही तरीके से जाओगे, धारावाहिक देखोगे, बहुत सारे धारावाहिक आते हैं वाले, बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, उनकी तरफ उनको मोटिवेट करने का काम अपना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। उनके ऊपर चेक रखना, उनके ऊपर वॉच रखना, और उनको मोबाइल वगैरह तभी देवे
और मोबाइल के ऊपर ऐसी चीजें भी देखिए आप, भले से उनके साथ बैठ करके, जो बहुत पॉजिटिव वाली हो, हंसी खुशी वाली हो, जो अपने को अभी इसी कोरोना काल के अंदर की किस तरीके के यूट्यूब के अंदर बता रहे हैं कि इस तरीके से बच सकते हैं ये चीजें खाने से, कि देखो बेटा अपने घर के अंदर ये बना करके लाओ। तो उनको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर के जाने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी है, उनको रोकोगे तो वो नहीं रुकेंगे। और एक चीज मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि बच्चे विशेष रूप से जो इस उम्र के होते हैं, किशोर अवस्था वाले बच्चे होते हैं, वो बच्चे वो ही चीज करते हैं जो ग्लैमर वाली चीज होती है और फैंटेसी वाली चीज होती है। और वो बच्चे ज्यादा करते हैं जिस परिवार के अंदर पेरेंट्स इस तरीके का व्यवहार करते हैं, कहने से नहीं, व्यवहार करते हैं। मैं मेरे घर में सिगरेट पी रहा हूँ और मैं मेरे बच्चों को कहूँ कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, वो कतई नहीं मानेगा और आपकी इमेज ही उसके मन में एक इस तरह की हो जाएगी कि ये तो झूठ बोलते हैं कि सिगरेट पीने से हानि होती है, क्योंकि ये तो सिगरेट तो खुद ही पी रहे हैं। तो आपको और हमको भी इन चीजों को बचना है और अपने को भी केवल यूजफुल चीजों का ही उनके सामने जिक्र करना है, यूजफुल चीजें ही आपको देखनी है, उनको इन्वॉल्व कीजिए, उनको इन्वॉल्व अपने आप में, तो वो इन चीजों से बचाया जा सकता है। फुल प्रूफ मेथड कोई भी नहीं है कि जिसकी वजह से हो ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बचाने की संभावना ही रहती है और बचने की संभावना ही रहती है। राहुल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? दीपक हेलो, कुमार गुड मॉर्निंग जैन। सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल। सर मैं आलोक। बोलिए आलोक। सर मेरा ये सवाल था कि सर जो लॉ अट्रैक्शन का सिद्धांत होता है, आकर्षण का सिद्धांत, जी सर ये एक इसमें मैंने पढ़ा है कि कहीं पे बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, तो उसे डिप्रेशन को सर कहाँ तक ठीक करने में सहायक हो सकता है। जी जैसे सर इसमें होता है कि एक सबकॉन्शियस माइंड के सर पावर द्वारा एक बड़ी से बड़ी बीमारी को सही कर सकते हैं, तो सर डिप्रेशन में ये सिद्धांत कहाँ तक सही सिद्ध हो सकता है? जी बिल्कुल सही हो सकता है सिद्ध, बिल्कुल सही करें आप। तो इसमें सर, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में सर, इसमें कैसे हम खुद को पॉजिटिव रखने का प्रयास करें? इसके अंदर आप पॉजिटिव रहने के लिए सबसे पहले तो आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है। तो फिजिकली फिटनेस के लिए जैसे मैंने पहले बताया, आप रिपीट करने की जरूरत नहीं। हाँ, उसके लिए आपको पॉजिटिव बुक्स वगैरह से आपके फ्रेंड सर्किल्स ऐसे बनाओ जो समान विचारधारा वाले हों। आप सीरियल ऐसे देखिए, आप टेक्स्ट ऐसे देखिए, आप सोशल मीडिया के अंदर जाकर के यूट्यूब वगैरह के ऊपर जाकर के देखिए, तो उससे आप निश्चित रूप से अपने आप को पॉजिटिव बना पाओगे। सर एक मेरा सवाल था कि जब हमारे में से कोई भी थोड़ा मानसिक तनाव या डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होता है और जब वो चाहता है कि अपने फ्रेंड्स से या माता पिता से इस बारे में बात करें, तो वो इस चीज को बीमारी का रूप ना देके इसको मजाक का रूप समझते हैं। ऐसा नहीं समझते कि ये हार्मोनल बैलेंस नहीं हो पाने की वजह से हो रहा है, तो इस वजह से उनका तनाव बढ़ता ही जाता है। तो इस स्थिति में कोई हो तो वो क्या करे? उसके लिए आजकल बहुत सारे इस तरीके के सेंटर्स बने हुए हैं जो साइको सोशल चीजों को डील करते हैं। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ, सुन रहे हो ना? हाँ सर, यस सर। हाँ, और दूसरा आप आप जिनको मानते हो, जिनको आप पॉजिटिव मानते हो, आप जैसे मेरे फादर है, मेरे फादर तो खैर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सारी बात है, लेकिन मेरे फादर, मैं एग्जांपल देके कहता हूँ, अब उनको जाकर के हमारी घबराहट वगैरह हो रही है, नींद नहीं आती है, आप परीक्षा से डर गया, तो वो कह देंगे कि तू आकर के घर बैठ जाए, नहीं पढ़ाई होती तो कोई बात नहीं, लेकिन तू हमारे को बेवकूफ क्यों बना रहा है। और एक आपके मेरे फादर की
चाहे मैं मेरा कोई बड़े भैया है, टीचर है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया हुआ है या सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया हुआ है, मैं उनको जाकर के मेरी प्रॉब्लम बताता हूँ और वो तो ठीक से समझ पाते हैं उस बात। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर के उन लोगों के पास मत जाइए जो स्वयं ही उस चीज को नहीं समझ रहे। वो ऐसा नहीं कि आपकी हेल्प नहीं करना चाहते। आपके फादर से मैं एक चीज बहुत युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि मैं बीच में बोल रहा हूँ, 3 चीजों का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। एक तो करता हूँ मैं परमपिता परमात्मा का, और एक करता हूँ मेरे माता पिता का, और एक मेरे गुरु डॉक्टर करण सिंह यादव साहब का। उसका कारण है कि आप अगर परमपिता परमात्मा को याद नहीं रखोगे तो आप इस दुनिया के अंदर फिर चल ही नहीं पाओगे। नेचर तो बनाया हुआ ही उनका ही, नेचर में बैलेंस ही वो बना करके रखते हैं, तो उनको याद रखो। एक अपने पेरेंट्स को याद रखो, और अपने एक टीचर जो है जिन्होंने आपको इंसानियत सिखाई है, जिन्होंने जीने का तरीका सिखाया, उनको याद करें। तो इसी तरीके से अब पेरेंट्स का अलग अलग है, वो है आपके भगवान ही, लेकिन उनके अंदर अब हर चीज को वो समझ पाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो हमेशा रहेंगे आपके लिए भगवान ही, और भगवान ही समझना है। लेकिन उनके पास में ले जाकर के वो नई चीजों को उनकी नहीं एक्सपोजर हो पाया इन चीजों का, तो आप उनके पास जाकर के न जाकर के किसी टीचर के पास जाइए, किसी दूसरे साथी के पास ऐसे के जाइए जो पॉजिटिव है, तो आपको वो इलनेस को समझेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइकेट्रिक डिजीजेस। तो उन लोगों के पास जाएंगे तो आपको ठीक तरीके से इस चीज का इलाज मिलेगा, ठीक तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा, और आपको जो वो फेज है उसे बाहर निकल करके आने में बहुत मदद मिलेगी। हेलो। हाँ सर, राहुल कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ राहुल। हेलो बोले राहुल। जय हिंद सर। जय हिंद सर मेरा नाम राहुल है सर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हाँ। ओवर थिंकिंग से रिलेटेड है सर। जी सर इस कोरोना काल में सर मैं स्पेशली सर इंडिविजुअल मेरी बात करूंगा सर। सर मैं कोई भी काम करने से पहले या काम करने के बारे में सोचता हूँ, या मेरे को कोई कुछ भी बोल देता है या कोई डांट देता है, तो सर सारे दिन दिमाग में वही बात घूमती रहती है। तो सर आप बताइए कि ओवर थिंकिंग से कैसे हम निजात पाए। उसके लिए आप पूरा दिन का शेड्यूल बनाएं। जैसे अभी मैं 3 चीजों को याद करने के लिए आपको बता रहा था राहुल, परम पिता परमात्मा को, माता पिता को और गुरु को। इन तीनों को याद करते हुए आप अपने दिन की शुरुआत करें, और उसके बाद में आप प्रायोरिटीज डिसाइड करें कि आज मेरे को दिन के अंदर 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे खेलना है, 3 घंटे दोस्तों के साथ में बातचीत करनी है सकारात्मक रूप के अंदर, मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो भी आप कर रहे हैं उससे संबंधित, और खाना खाना है और सो जाना है। फिर आप अपने आप को रात को सो, उस समय आप फिर अपने आप को इन तीनों को याद करते हुए कि आज जो मैंने शेड्यूल बनाया था वो कर पाया कि नहीं कर पाया। नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मेरे को भगवान ने 24 घंटे दिए थे, आज का दिन निकल गया, भगवान मैं कल जो है ना ठीक तरीके से मेरे टाइम को यूज कर पाऊं। इस तरीके से करोगे तो ये प्रैक्टिस से आएगी, एक दिन में नहीं आएगी। और जिस चीज के लिए जो चीज आपने डेब्यूट कर रखी है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट भी मत करो उसको। 3 घंटे पढ़ाई कर रखी है तो 3 घंटे के बजाय आप 4 घंटे ही पढ़ सकते हो, 5 घंटे ही पढ़ सकते हो, लेकिन उसको प्रायोरिटी उस समय आप कंसंट्रेट और फोकस केवल उस पढ़ाई की तरफ करें। और उसके लिए आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि एग्जाम डेज में, जब एग्जाम डेज होते हैं तो आप पूरी किताब का रिवीजन कर देते हो, और उस समय जो आपके माइंड के अंदर रहता है वो सबसे ज्यादा रिटेन रहता है। उसका कारण ये है कि आप उस समय 100% फोकस केवल उस बुक की तरफ ही रहता है जिसका एग्जाम कल है, इसलिए आप कर पाते हो। तो ये एक प्रैक्टिस के अंदर लेने की आके कोशिश करो कि मैं घूमने जा रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोचूं कि मैं घूमने जाकर के अरे यार मेरे को तो घूमने जा रहा हूँ, मेरे को तो यार 1 घंटा लग जाएगा, फिर 3 घंटे मेरे को पढ़ाई भी करनी है, फिर 4 घंटे मेरे को दोस्तों के साथ भी रहना है, और मेरे माता पिता की भी हाथ पैर दबाने हैं। तो ऐसे करके वो तुम सोचते हो उस तरह के, तो न तो आप वो घूमना ठीक से कर पाई, ना आप पढ़ना ठीक से कर पाई, और न पेरेंट्स का काम आप ठीक से कर पाई। तो आप जिस समय जो काम करो उस तरफ, ये प्रैक्टिस से आएगा, उस समय उसी की तरफ फोकस करो, उसके अंदर ही 100% आपका मेंटल एंड फिजिकल लगा दो, तो आपको निश्चित रूप से इस तरीके की चीजों से निकल करके आने में आ पाएंगे।
ओके, थैंक यू सर, आई विल ट्राई। ठीक है। हाँ अब दीपक एक का आप होता है, अपना सवाल पूछ सकते हैं, दीपक कुमार। दीपक से पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि अभी जैसे राहुल ने कहा हाँ सर बताइए। कि एक तो क्या है कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, मैं ये काम कर सकता हूं और मैंने ये काम कर लिया। इनमें फर्क है। चीज एक ही है, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर लूंगा, मैं ये काम कर चुका हूं। इनमें फर्क है सब में। चीज एक ही है, काम वो एक ही है। समझ में आ रही है ना? हाँ सर। तो इसी तरीके से राहुल कि मैं ये काम आज से ही कर चुका हूं, बस अब से ही कर चुका हूं कि मैं अब इस समय जी सर। कंसंट्रेट केवल ये जो चल रही है ना मीटिंग, मेंटल हेल्थ इन कोरोना, इसी के ऊपर करना है बस। ठीक है बेटा? ठीक। आगे चलो साहब, कौन थे? कौन पूछ रहे थे? हेलो सर। हाँ हेलो डियर। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा नाम दीपक कुमार तेली है और पिछले 3 महीनों से मेरे को एंजाइटी थी और इसके लिए मैंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गया था मैं जी। वहाँ पे मेरे को थोड़ी मेडिसिन दी और वहाँ पे मेरे को बोला कि आप थोड़ा योगा प्राणायाम कीजिए तो थोड़ा ठीक हो जाएगा आपके। तो मेरे को पैनिक अटैक की प्रॉब्लम थी कि भाई सांस घुटने लग जाती थी अचानक, कभी भी बैठा हूँ कहीं पे बैठा हूँ तो सांस घुटने लग जाती थी मेरी जी और किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता है और कोई भी चीज करने का काम ही नहीं करता था। जी। तो फिर भी मैंने वो योग प्राणायाम किया, लगभग 1.5 महीने लगातार रनिंग वनिंग सब करके मैंने मतलब पैनिक अटैक तो बिल्कुल बंद हो गया सर। मेरे को अब बिल्कुल भी सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है और ठीक ठीक हाँ भाई लग रहा है कि चलो ठीक चल रहा है। लेकिन फिर भी सर वो एक इंटरेस्ट होता था मेरे को 12th में कि मेरे को जॉब लगनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, तो उसमें अभी मेरे कोई रुचि नहीं लग रही किसी भी काम में, एक काम नहीं। जी। तो इसके लिए इसके सर क्या थोड़ा रुचि बने मेरे को वापस अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ सर। आपका नाम क्या बताया आपने? दीपक कुमार तेली। उत्तम? दीपक। दीपक कुमार दीपक तेली। दीपक मैं एक मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मैंने खुद ने देखा है। हम माउंट आबू गए मेरे परिवार के साथ घूमने के लिए, तो वहां ब्रह्म कुमारी का बना हुआ है, उसमें गए हम। तो वहां एक साधु बैठे हुए थे एक ब्रह्म कुमारी के पास में, एक पेड़ के नीचे। तो मैंने उनको पूछा, ब्रह्म कुमारी को जिनके पास मैं अलग बैठा हुआ था, मैंने कहा ये साधु भी आपके यहाँ रहते हैं क्या, ब्रह्म कुमारी के यहाँ आश्रम के अंदर आपके ये जो बना हुआ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये साधु जो है ये 4-5 साल तक तपस्या करके आए हैं इधर, कहीं गुफाओं में गए थे, तो गुफाओं में से जाकर के ये करें कि मैं 4-5 साल तक वहां रहा है, 1-2 साल तक वैसे धूना लगा करके भी रह लिया, लेकिन मेरा तो मन ही नहीं लगता है, न वहां लगा न यहाँ लगा, तो मैं मेरा मन लगाने के लिए क्या करूं? तो उनको फिर मैंने कहा कि साहब इस तरीके से मन कोई आप लगवा दोगे क्या इनका, कि नहीं लगा सकते? तो कि आप बताओ। तो मैंने कहा मन तो आपको स्वयं को ही लगाना पड़ेगा, आपको स्वयं को ही लगाना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर दीपक जो आपका आप कह रहे हो कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो इसके लिए जैसे मैंने अभी बताया था राहुल को कि आप सुबह उठकर के अपने इन तीनों चीजों को याद करें, पेरेंट्स को, माता पिता को और इनको भगवान को और गुरु को, और आप दिन की प्रायोरिटीज डिसाइड करो कि मेरे दिन के अंदर ये करना है, मेरे को इस तरीके से काम करना है, और एक लाइफ का जो टारगेट लेकर के चलने का है। जैसे आपके गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, तो उसके लिए आपको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन मीन्स वो कहते हैं कि आप अगर किसी काम को तैयारी करते हो कि मेरे को वो टारगेट तक पहुंचना है, तो उसके लिए पहले अपने आसपास के अंदर इसी तरीके का एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। आपको बुक्स भी लेकर के आनी पड़ेगी, आपको स्टडी रूम भी बनाना पड़ेगा, आपको नोट्स भी लेने पड़ेंगे, आपको और भी नॉलेज उसके रिगार्डिंग मालूम करना पड़ेगा कि और क्या क्या चीज से मेरे को इसमें हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहले तो 1-2 दिन आप इस चीज में लगाइए, रिसर्च में लगाइए कि मेरे को
आपको क्या बनना चाहते हैं? आप किस चीज की लेना चाहते हैं एग्जाम? दीपक, दीपक, एक सेकंड सर। दीपक का माइक अनम्यूट। हेलो हाँ दीपक, सर, मैं राजस्थान गवर्नमेंट के सारे एग्जाम जितने भी कंडक्ट होते हैं वो देना चाहता हूँ। बस राजस्थान जीके, अभी तो मैं राजस्थान जीके पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें मन नहीं लग रहा है मेरा कहीं पे, और कहीं पे बैठा हूँ मेरा मन। सारे एग्जाम्स नहीं, सारे एग्जाम्स नहीं। आप एसएससी देना चाहते हैं कि आप बैंक की देना चाहते हैं कि आप सारे एग्जाम दोगे तो आप कभी दिक्कत है सर अभी फोकस तो करना पड़ेगा। सर अभी तो हेलो, हेलो हाँ सर, मैं अभी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं राजस्थान जीके पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो राजस्थान जीके पढ़ रहे हो ना, तो अब हाँ। राजस्थान जीके के लिए जो बेस्ट टीचर्स हैं राजस्थान के अंदर या जयपुर के अंदर, जो आप जानते हो या अपने फ्रेंड से आप राय लीजिए और उनसे मालूम कीजिए कि इससे संबंधित मटेरियल के लेखक कौन कौन है, राइटर्स कौन कौन है, और वो चीजें पहले लेकर के आइए। दूसरा, फिर उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस तो अनलिमिटेड होता है वैसे तो, लेकिन करंट अफेयर्स वगैरह सारा जो पुराना है, हिस्ट्री वगैरह है, वो सारी चीजें होती हैं। तो उसके अंदर से बेस्ट ऑथर्स की बुक्स आप लेकर के आइए और उन सबको लेकर के आकर के, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि मेरे को 3 घंटे देने जीके के लिए या 2 घंटे देने, तो वो उसके 2-3 घंटे बस उसी की तरफ आप कंसंट्रेट करें, तब जाकर के आपका हो पाएगा। आप ये चाहो कि मेरे पास यार ये बुक नहीं है और मेरे पास वो यार मेरे उस दोस्त ने बताई थी वो बुक है तो उसको करेंगे, तो आपका अगर माइंड इधर उधर है, माइंड सेट नहीं है, आपने बुक्स वगैरह ठीक से कर ली, टीचर्स की गाइडेंस अच्छी से ले ली, अपने सीनियर की किसी की गाइडेंस ले ली और उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी करेंगे तो जाकर के आप फोकस कर पाएंगे। आप इधर उधर भागेंगे, अपने दिमाग को इधर से उधर लगाएंगे तो आप कभी फोकस नहीं कर पाओगे। हेलो, सभी से मेरा निवेदन है कि सर ने पहले ही टाइम का कहा था 10:45 पे एंड करने के लिए, 55 हो गए हैं। तो धर्मेंद्र, आप अब सवाल मत लीजिए, वोट ऑफ थैंक्स कीजिए। और दूसरा यार, वो डॉक्टर सीबी ने कुछ कहा था क्या? हाँ, डॉक्टर सीबी यादव सर की बुक रिलीज हो रही है, लोकतंत्र के उभरते हुए विमर्श, और उस बुक का लोकार्पण होगा 27 तारीख को। तो सभी से निवेदन है कि प्लीज जो लोकार्पण की लिंक आप सबको भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी मीटिंग के बाद में, उस लोकार्पण में हिस्सा लें। और वो किताब राजस्थान गवर्नमेंट आरपीएससी एग्जाम्स के इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे पढ़ें। सीपी यादव साहब को एडवांस में मेरी शुभकामनाएं और बधाई। धर्मेंद्र, आप वोट ऑफ थैंक्स कीजिए। Thank you, Rahul. It is my privilege to have been asked for propose a vote of thanks on this occasion. I, Dharmendra Jangid, on behalf of Team Tlash, extend a very hearty vote of thanks to the chief guest Ram Gopalji sir, who gave his valuable time for his busy schedule to grace the occasion. Further, a big thank you to our most intellectual viewers and audience. Thank you so much for making this event very much interactive. Thank you so much. Thank you. And I request, sir, please provide your email address. So if there are further queries, then we can ask. अभी DRRG यादव। Yes, sir. Please, जिन्हें जरूरत है वो नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, राहुल को प्रोवाइड करवा दीजिएगा, हम अपने ग्रुप में करवा देंगे। ओके। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप तलाश से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। तलाश एक डिबेटिंग सोसाइटी है, साथ साथ में सेशन भी कंडक्ट करवाती है। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।